बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक हुकूमती जवाब मुस्तरद कर दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटिव को फंड्स की अदायगी रोककर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। आपको इस हवाले से आगाह करें, लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक हुकूमती जवाब मुस्तरद कर दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटिव को फंड्स की अदायगी रोककर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक हुकूमती जवाब मुस्तरद कर दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटिव को फंड्स की अदायगी रोककर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। आपको आगाह करें, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक हुकूमती जवाब मुस्तरद कर दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटिव को फंड्स की अदायगी रोककर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। इस हवाले से अपडेट करें आपको कि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक हुकूमती जवाब मुस्तरद कर दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटिव को फंड्स की अदायगी रोककर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। बल्दियाती इदारों के हवाले से बड़ी खबर है, इसी पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में फैसलाबाद समेत दीगर बल्दियाती इदारों की बहाली के हुक्म पर अमल दरामद के केस की समाअत हुई है और मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदे अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने अब्दुल रजाक समेत दीगर की दरखास्तों पे हुक्म जारी करते हुए 19 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने महकमा फिनांस की जानिब से बल्दियाती इदारों को एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए बल्दियाती इदारों को जो फराहम करने का नोटिफिकेशन था उसको भी मुअत्तल कर दिया है। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से उनका ये कहना था कि बल्दियाती इदारों की बहाली का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उससे नजरसानी के लिए दरखास्त दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का केस भी ज़ेर समाअत है। तो जिस पे जस्टिस आयशा मलिक ने पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और हुक्म दिया कि बल्दियाती इदारों को क्यों नहीं बहाल किया जा रहा। जैसे आयशा मलिक ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और हुक्म दिया कि आइंदा समाअत 19 जुलाई को सेक्रेटरी बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद हाजिर होकर वजाहत पेश करें। अदालती समाअत के दौरान मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक, मेयर लाहौर कर्नल टायर मुबशर समेत दीगर बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे कमरा अदालत में मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दरियाई चनाब से करीबी रिहायशी इलाके खबरदार, झंग में सैलाब का खतरा। दरियाई चनाब में झंग के मकाम पर मुसलसल इजाफा, पानी के बहाव में तेजी भी रिकॉर्ड की गई। पानी की आमद 62,000 क्यूसिक जबकि अखराज 46,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आपको इस हवाले से आगाह करें कि दरियाई चनाब से करीबी रिहायशी इलाके खबरदार, झंग में सैलाब का खतरा। दरियाई चनाब में झंग के मकाम पर मुसलसल इजाफा, पानी के बहाव में तेजी भी रिकॉर्ड की गई। पानी की आमद 62,000 क्यूसिक जबकि अखराज 46,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आपको इस हवाले से आगाह करें कि दरियाई चनाब से करीबी रिहायशी इलाके खबरदार, झंग में सैलाब का खतरा। दरियाई चनाब में झंग के मकाम पर मुसलसल इजाफा, पानी के बहाव में तेजी भी रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। मानसून बारिशों के बाद आगे की तरफ इजाफा रिकॉर्ड किया इनका जो बहाव आई है और ये वजह है कि इस वक्त नीमू हेड वर्क के मुकाबले जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी इजाफा हो रहा है। क्यूसिक आमद रिकॉर्ड, जबकि इसकी पानी का जो अखराज है वो 46,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से नीमू हेड वर्क जाना कई कहते हैं कि अलर्ट पहले ही जारी किया गया है, तमाम तमाम का कर दी गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया। ठीक है मुबशिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। झंग में सिवरेज मसाइल से सदाए शहरी सड़कों पर आ गए। मोटरवे को जाने वाले शहरा टोबा रोड को एहतजाज के लिए बंद कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, पुलिस तैनात कर दी गई। आपको इस हवाले से आगाह करें कि झंग में सिवरेज मसाइल से सदाए शहरी सड़कों पर आ गए। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, झंग को मोटरवे से मिलाने वाली टोबा रोड को इस वक्त मुकामी अफराद ने एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया है। दर्जनों बस्तियों में रहने वाले अफराद का ये कहना है कि उनकी गलियां और मोहल्ले सेवेज के गंदे पानी में डूबे हैं। 2 रोज होने पहले वाली बारिश का पानी भी जमा हो चुका है, जिससे इनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। स्टेशन चौक पर जो अहले इलाका है उन्होंने सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक भी कर दिया, जिससे बिलाशुबा शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से पुलिस की बाहरी नफरी को भी यहाँ पर जो है वो बुलाया गया है। इस एहतजाज की खास बात ये है कि काउंसलर्स भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं और उनका ये कहना है कि कोई सूरत हाल पर अफसोसाने हाल नहीं है। इसी हवाले से मियां इसाक से बात करते हैं जो इसी वार्ड के काउंसलर हैं। सर आप बताइएगा, एक बार फिर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा आपकी? आज का हमारा जो एहतजाज है नायल बल्दिया के खिलाफ है। अब गुज़श्ता बारिशों के बाद इतनी बुरी सूरत हाल हो चुकी है कि हम घरों से नहीं निकल सकते और दर्जनों बस्तियां जो हैं ज़ेर आब आ गई हैं और जो अमला है बल्दिया का वो अभी से टस से मस नहीं हो रहा। आगे ईद उल अज़हा है, हमारी सीओ साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी करके आवाम को जीने का हक दिया जाए। अच्छा बिल्कुल, जो मुकामी अफराद है उनका कहना है कि ईद की आमद है और उससे पहले पूरा इलाका गंदे पानी में डूबा हुआ है। आप बताइएगा, आप एहतजाज का हिस्सा है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो हमारे इलाके पानी में डूबे हैं, जो मुस्तकिल डूबे ही हुए हैं, उनका कोई हल निकाला जाए। पहले ही गलियों में पानी खड़ा रहता है, जब बारिश आती है तो फिर ये पानी जो 10-10 दिन सूखने में ही नहीं आता। अब इस सर पे हमारे लिए परेशानी मजीद बढ़ती जा रही है। आप कब तक एहतजाज जारी रखेंगे? जब तक इंतजामिया का कोई बंदा या कोई नुमाइंदा हमारे साथ आके मुज़ाकरात नहीं करता तब तक। अच्छा बिल्कुल, सिविल लाइन, बस्ती मलावाली, गुलशन कॉलोनी, हुसैनाबाद और गरीब शहरियों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा के DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन गुज़श्ता 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने एहतजाजन OPD बंद कर दी। मरीज खार आला हुकाम से फौरी तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से, शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन की जानिब से आज जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, उनका कहना है कि गुज़िश्ता 9 माह से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से घर का चूल्हा जो है वो बंद हो चुका है। ईद उल अज़हा की आमद है, बच्चों की खुशियां नहीं मना सकते। मेरे साथ मुलाजमीन मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए, किस तरह समझते हैं, घर का किस तरह सिस्टम चल रहा है? 9 माह तो एक बहुत लंबा पीरियड होता है। 9 माह से लेके अब तक हमें सैलरी की कोई अदायगी नहीं की हुई, जिसकी वजह से हमारे घर के चूल्हे बंद पड़े हुए, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया हुआ। यहाँ तक कि बच्चे हमसे रोज़ पूछते हैं कि बाबा ईद के कपड़े कहाँ से लेके आएँ, हम लोग कहाँ से लेके आएँ उनके लिए, हमें ये सैलरी पेश नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंतज़ामिया हमारे साथ किसी किस्म का भी कोई भी तावन नहीं कर रही है। CO साहब, MS साहब वो हमारे हक़ के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। हम उनकी वजह से बड़ा आगे भी चुप करके बैठे, लेकिन अब तो पैसे भी आ चुके हैं हेल्थ काउंसिल के 48 लाख अब इनके पास आ चुका है, लेकिन ये पैसे दे ही नहीं रहे हमें। वो कह रहे जी हेल्थ काउंसिल का बजट आपके लिए नहीं है, हालांकि हेल्थ काउंसिल का बजट हमारे लिए ही होता है, हमारे ऊपर ही वो सैलरीज आती हैं। सिर्फ ये सियासी दबाव की वजह से ये तरीके इंसाफ को हम लोग लेके आए हैं। ये तरीके इंसाफ के साथ हम लोगों ने पूरी हम लोगों ने सपोर्ट की है। हमारे बड़े बावजदाद जितने भी हैं, ये इनके साथ मिलकर काम किया है हम लोगों ने। यहाँ तक कि गवर्नर साहब हमारे टोबा टेक्सिंग के हैं, उनको भी ये चाहिए था कि हमारे साथ वो तावन करते, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का हमारे साथ किसी ने भी कोई तावन ही नहीं किया। हम सबके पास जाते हैं, बार जा रहे हैं सबके पास, वो कह रहे हैं कि जनाब आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, लेकिन हमारे पास किसी किस्म की सैलरी के पैसे नहीं दे रहे। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों की फीस नहीं देंगे, हम आपको बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। और दूसरे नंबर पर आज 2 दिन के बाद ईद है, बच्चे हमसे डेली पूछते हैं बाबा आप लोग कुछ चीज़ लेके आओगे, कहाँ से लेके आएँ? घर में राशन के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से खिलाएं उनको? ये लोग हमें रोज़ भेज देते हैं, आ जाते हैं, चले जाए जी, आ जाएँ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, रोज़ाना हमें टाल मटोल करके भेज देते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे हैं और एक ही मुतालबा ज़िले इंतजामिया के फौरी तौर पर जो है अदायगियाँ की जाएँ ताकि तमाम खुशियाँ अपने घरों में बच्चों के साथ मना सकें। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात आप बताइएगा, किस तरह फिर समझते हैं कि अगर इंतजामिया बात नहीं कर रही तो क्या आगे सोचा है? आज तो सिर्फ DHQ अस्पताल में एहतजाज किया जा रहा है। हम जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी हम एहतजाज जारी रखेंगे, हम काम नहीं करेंगे। हम मॉर्निंग इवनिंग नाइट वाले अपनी मुकम्मल OPD एमरजेंसी बंद रखेंगे। ईद उल अज़हा के मौका पर भी हम ड्यूटियों पर नहीं आएंगे जब तक हमें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमें फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी की जाए ताकि हम अपने बच्चों का ईद गुजार सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी, तौर पर तनख्वाहों की अदायगी की जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 1 मरीज जान से गया। 17 अफराद में वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में 12 और झंग में 4 अफराद में कोरोना मस्बत।
टोबा में एक केस और चिन्योट में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको इस हवाले से आगाह करें, कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जान से गया। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद क्रोप और ग्रीन एरिया पर भी रिहायशी कॉलोनीज बन गई। हुकूमत ने ग्रीन एरिया पर नई कायम होने वाली कॉलोनीज की मंजूरी न देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये फैसला तो किया गया था कि ऐसे तमाम ग्रीन एरियाज, टॉप एरियाज या ज़रई रकबे जहां पर कॉलोनीज बनाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से उसको रोका जाए। और हुकूमत की जानिब से एफडीए को इस हवाले से मुरासला भी भिजवाया गया। अब एफडीए की जानिब से एफडीए के ज़ेर इंतजाम इलाके में तमाम मुतल्लिका इंस्पेक्टर्स को ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वहां पर कोई नई कॉलोनी न बने। और इसके अलावा जो पहले की कॉलोनियां जो है वो बन चुकी, उन कॉलोनियों को भी जो है वो रोकने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है वो एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। और इस रिपोर्ट की रोशनी में न सिर्फ उन कॉलोनियों को मुमकिन तौर पर गिराया जा सकेगा, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि जो ज़रई रकबा है उसको वागजा करवा के उसे दोबारा ज़रई मकसद के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की तरक्याती स्कीम्स में सुसरवे का सिलसिला बरकरार है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 का 20%, सालाना तरक्याती प्रोग्राम का सिर्फ 12% इस्तेमाल किया जा सका। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताएगा। बात की जाए यहाँ पर डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से तो CDP 3 और इसके अलावा जो एनुअल डेवलपमेंट स्कीम थी उनके अभी तक बिलतरतीब 12% और 20% रिलीज हुए हैं, जिनकी वजह से काम रुक चुका है। ठेकेदार भी काम से मुंह मोड़ चुके हैं। बजरी पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीमों का काम नहीं हो रहा और शहरी पहले से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। जी मुझे बताइएगा रोड के हवाले से। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम मोहम्मद खलील है। जनाब ये रोड को बजरी डाल के भूल गए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। कोई आगे बंदा कुछ काम करा ले, इतनी परेशानी, ट्रैफिक इतनी चलती है, मिट्टी गट्टा, घर में बीमारी, सब ज़्यादा मिट्टी गट्टा पड़ेगा तो बीमारी बंदन होना और की है। भूल गए बजरी डाल के, सीधी जड़ी करना है। तो इनको चाहिए हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ इमरान खान साहब से कि अच्छे लेवल पे काम कराएं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? ये कि ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, इसे ऐसे बजरी पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। यही वजह है, काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं इधर, इसी चौक पे काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ है पिछले दिनों में। तो यही है इमरान खान साहब, ये गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस रोड के बारे में वो कुछ सोचें, ताकि ये क्योंकि ये लिंक रोड भी है, आगे जाके वो रोड से आगे टच भी होता है। काफ़ी रश है, रश की वजह से काफ़ी जो है वो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट की जुल्फकार आबाद से अंदरूनी शहर जाने वाली इकलौती सड़क ना बन सकी। साबिका अदवार में तामीर के वादे कई बरसों बाद भी वफा न हो सके। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट शहर हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर दिखाई देता है। जंग रोड से मुलहिका मौला जुल्फ़िकाराबाद की मेन शाहराह ताहाल तामीर नहीं हो सकी। साबका अदवार में इसको बनाने के वादे किए गए, लेकिन उन वादों को वफा नहीं किया जा रहा है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। ये शहर को, अंदरून शहर को ये मेन सड़क जाती है, लेकिन इसको तामीर नहीं किया गया। कच्ची सड़क है और इसको बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये मेन रोड है जो कि अंदरून शहर को जा रहा है, इसको बनाया नहीं गया, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, हम इस मसले में बहुत अरसे से परेशान हैं। इधर इलाका मुकीन जो है, जो रास्ते इधर आगे मल्ला है वो जाता है, इधर गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नालियाँ जो हैं उनका पानी गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खड्डे इधर हम आपको अभी दिखाते हैं, और गुजरने के लिए इधर कोई भी तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं। हर कोई वो जो भी इलाके के बड़े बड़े अफसरान आते हैं वो कहते हैं हम वोट हमें दो, हम ये रास्ता बनवा देंगे, लेकिन ये 20 साल हो गए अभी तक रास्ता नहीं है बन रहा। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा कि वोट लेते हैं लेकिन उन वादों को वफा नहीं किया जाता जो इलेक्शन में किए जाते हैं, तो क्या मुतालबा करते हैं आप? हम कहते हैं ये अगर कोई मसला बने, इधर कोई डेड बागड़ी वगैरह बारिश हो जाए, अगर मौसम ख़राब हो जाए तो उसके लाने की भी बड़ी मुश्किल बनती है। 11 बावी भी आए तो वो इधर ही रुक जाती है, वो आगे मल्ले की तरफ नहीं जाती। वो कहती है रास्ता ठीक नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी हुकूमत पंजाब को हम कहते हैं कि जल्द और जल्द ये रोड बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के कई टाउन्स और हाउसिंग सोसाइटीज में आज भी प्रॉपर्टी का DC रेट कम न हुआ। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज बताएगा।
ریئل اسٹیٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں، ان کا آج اجلاس منعقد ہوا ہے جس کو چیئر کر رہے ہیں میاں تنویر صاحب، جو کہ صدر ہیں، چیئرمین ہیں اس ایسوسی ایشن کے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کن موضوع کے اوپر آج گفتگو کی گئی ہے۔ الیاس خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے کچھ معاملات ہیں ڈی سی ریٹس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کیا گفتگو کی گئی ہے، آج میٹنگ کا ایجنڈا کیا رہا ہے، بات کرتے ہیں میاں تنویر صاحب سے۔ جی میاں تنویر صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے آج کی میٹنگ کے حوالے سے، ایجنڈا کیا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خواجہ الیاس صاحب کا، جو کہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں ریئل اسٹیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی چیمبر آف کامرس۔ آج ان کے گھر ہم لوگوں نے ایک میٹنگ منعقد کی جس میں ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں جو گورنمنٹ اپنا انپٹ دے رہی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، کیونکہ اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس میں، اور خان صاحب اس کے اوپر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، تو ہم ان کے بےحد مشکور ہیں، کیونکہ لیکن اس میں کچھ چیزیں آئی ہیں کہ ابھی ڈی سی ریٹ طے ہوئے ہیں۔ ڈی سی ریٹ میں جو ٹربل آئی ہے کہیں پہ ایکچوئل ریٹ سے بھی زیادہ لگائے گئے ہیں۔ خیر اس میں ہم اپیلوں میں گئے ہیں، اپیلوں میں بہت ساری ریکوری ہوئی ہے، لوگوں کو اس میں ریلیف ملا ہے، اور ہم مزید جو ٹاؤن رہ گئے ہیں جن کے ریٹ بہت زیادہ ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو ایکچوئل ڈی سی ریٹ ہے نا جو ہونے چاہیے، جو اس کی مقامی قیمت سے زیادہ، اس کو ہم ختم کروا رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری لاہور میں ایک بڑا زبردست ریئل اسٹیٹ کنونشن ہوا ہے، لاہور ریئلٹر ایسوسی ایشن نے کرایا ہے۔ میں ان کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طرح کے کنونشن ہوتے رہیں گے، اور جو بہت جلد فیصل آباد بھی بڑا کنونشن کرائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مالی سال 2020 اور 21 میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے 15 سیکٹر میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ترقی کی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائے گا۔ جی بالکل، ادارہ شماریات کی جانب سے مالی سال 2020-2021 کی مکمل ڈیٹیل ایل ایس ایم رپورٹ جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جاری کی گئی ہے کہ کون سا سیکٹر کہاں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ مکمل طور پہ 15 سیکٹر میں سے 10 منافع میں، جبکہ 5 منفی پوائنٹس دکھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر 15 سیکٹرز میں بازی لیتا نظر آ رہا ہے، سب سے اوپر ہے ترقی کے اندر۔ گزشتہ مالی سال 2019-20 کی بات کریں تو یہی ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے ایک مہینے پچھلے مئی کے اندر منفی 30.72 اور پچھلے مالی سال کے اندر 10.72 منفی پوائنٹ شو کر رہا تھا، اور اس سال مئی کے مہینے کی بات کریں تو 48.25، اور اگر مالی سال کی بات کریں اختتام کے اوپر تو 15.64% ترقی کرتا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھے پوائنٹس ہے۔ 4.3% جو ہیں اس کے پوائنٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور باقی دیگر 10 اگر بات کریں جو ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں، فوڈ بیوریجز اینڈ ٹبیکو ہے، کوک پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، کیمیکلز ہیں، فارماسوٹیکلز ہیں، نان میٹالک گڈز پروڈکٹس ہیں، آٹو موبائلز ہیں، آئرن اینڈ سٹیل پروڈکٹس ہیں، فرٹیلائزر ہیں، پیپر آن بورڈ ہے، جو کہ یہ وہ ہیں جو ملک کے اندر اس وقت سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کے اندر ٹاپ پہ جا رہے ہیں، جبکہ خسارے میں جانے والوں میں الیکٹرانکس ہے، لیدر پروڈکٹس ہے، انجینئرنگ پروڈکٹس ہے، ربر پروڈکٹس اور ووڈ پروڈکٹس جن کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ اور یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے 12.37 ماہانہ وار ترقی اور 4.3% اس نے صرف ایک سال کے اندر ترقی کی ہے، جو کہ خسارے سے نکل کے 10 پوائنٹس کے خسارے کے اندر تھا، نکل کے مثبت پوائنٹس کے اندر آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں ٹیکس دہندگان کو مالی سال 2020 اور 21 کے دوران 42 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈ جاری ہوئے۔ اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ جو عمیر آگاہ کیجیے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مالی سال 2020-21 میں گزشتہ سالوں کی نسبت ٹیکس ریفنڈز ٹیکس گزاروں کو ادا کرنے میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے فیصل آباد میں ایکسپورٹرز کو 42 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ ایف بی آر کے اعداد و شمار کے مطابق زیرو ریٹڈ کیٹیگری میں جو اتنے بھی رجسٹرڈ ایکسپورٹرز ہیں یا ٹیکس گزار ہیں، ان کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی گئی تھی کہ ان کو ریفنڈ جو ہیں وہ ان کے اپلائی کرنے اور پھر ان کی کنسائنمنٹ کلیئر ہونے کے 72 گھنٹوں کے اندر اندر جاری کیے جائیں، اور اس حوالے سے آن لائن فاسٹر سسٹم بھی متعارف کروایا گیا تھا جو کہ آٹومیٹڈ یعنی کہ خودکار سطح پر جو ان تمام ریفنڈز کی پروسیسنگ کرتا تھا۔
اور پھر اس کے بعد یہ ریفنڈز ابتدائی تحقیقات کے بعد منظوری کے لیے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کو منتقل کر دیے جاتے تھے، جس کے بعد ان کی ابتدائی حتمی منظوری کے بعد جو ٹیکس گزاروں کو ان کے کلیم کردہ ریفنڈز کی رقم تھی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے گزشتہ ایک سال کے دوران ٹیکس دہندگان کو 42 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کیے گئے، جو کہ 17% سیلز ٹیکس کی مد میں وصول کیے جاتے تھے۔ تاہم جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو زیرو ریٹڈ کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، اس کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی طور پر ریلیف فراہم کیا جا رہا تھا۔ تو اس پورے ایک سال کے دوران صرف جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو ہی 42 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ تاہم دوسری جانب جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ایف بی آر کی جانب سے نظر انداز۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ضلع جنگ گزشتہ سال ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام، ڈی سی نے تمام ریونیو افسران کو فیلڈ میں نکل کر آئندہ مالی سال کے اہداف مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دوسری جانب ضلع جنگ کی کارکردگی گزشتہ سال کی نسبت بہتر رہی، جبکہ اسٹامپ ڈیوٹی کی مد میں ریکوری گزشتہ سال سے بھی کم رہی۔ نمبردار نے سرکاری رقبہ حاصل کرنا ہے تو پہلے سرکاری واجبات 100% ادا کروانا ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف طیب سیف سے، جیتا یہ بتائے گا۔ جنگ میں اگر نمبرداروں نے سرکاری رقبہ جو کہ 12.5 ایکڑ پر مشتمل ہوتا ہے وہ حاصل کرنا ہے کسی بھی موضع کے اندر، تو پہلے انہیں سرکار کی خدمت کرنا ہوگی، اس کے بعد ہی انہیں اگلا رقبہ مل سکے گا۔ ڈی سی نے گزشتہ مالی سال کے اندر ریونیو اہداف حاصل نہ ہونے کے اوپر نمبردار کے حوالے سے جو میرٹ ہے وہ کافی سخت کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام نمبردار جو کہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو سرکاری رقبہ الاٹ کیا جائے، سب سے پہلے وہ اپنے موضع کے اندر جتنے بھی سرکاری واجبات ہیں، آبیانہ ہے، زرعی ٹیکس ہے اور اس کے علاوہ ایف بی آر کی جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کی جو رپورٹ ہے متعلقہ پٹواری سے حاصل کرے گا اور رپورٹ ڈی سی آفس جمع کروائے گا، جس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر اس نمبردار کو آگے رقبہ الاٹ کیا جائے گا یا رقبہ الاٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں ضلع جھنگ کے تو 724 مواضعات ہیں، لیکن 50% سے مواضعات ایسے ہیں جہاں پر نمبردار ہی تعینات نہیں ہے، ان کو وہاں پر کسی بھی قسم کی ذمہ داریاں نہیں دی گئی اور نہ ہی کسی قسم کا رقبہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ضلع جھنگ کو اور خاص طور پہ محکمہ ریونیو کو ریونیو کے حصول کے اندر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک تو پٹواریوں کی... بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔